नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के यूनिट 3 का। दोस्तों, जो एनआईएस से डीएलएड कर रहे परीक्षार्थी हैं उनके लिए पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र के आधार पर तैयार किया गया है। इस पुस्तक में संपूर्ण सामग्री एनआईएस डीएलएड के मूल सिलेबस की विषय वस्तु से ली गई है। इसके पूर्व भी हमने पाठ्यक्रम 501, 2 व 3 की पुस्तकों को भी परीक्षा पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया था तथा परीक्षा में अधिकांश प्रश्न भी हमारी उन्हीं पुस्तकों से आए थे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यह जो पुस्तक आपके पास है, आप इसको अध्ययन करने जा रहे हैं, इसके अध्ययन से आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करेंगे। पुस्तक को परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार किया है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इकाईवार तैयार किया गया है। शिक्षक साथियों, यह पुस्तक आपको परीक्षा में सफलता तो दिलाएगी ही, साथ ही आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी है, उसको भी उत्तीर्ण करने में आपकी सहायक सिद्ध होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम इकाई 3 पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण शास्त्रीय विचार का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे कि इस इकाई से कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जा सकते थे। उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कि इस इकाई से कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो सकते थे। दोस्तों, आपको संपूर्ण इकाई का अध्ययन करना है। लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय के रूप में आ सकता है या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लघु उत्तरीय के रूप में आ सकता है और दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एनआईएस गुरु को सब्सक्राइब ना किया हो, वो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको एनआईएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही सबसे पहले उपलब्ध नहीं कराते हैं, अपितु उससे रिलेटेड समस्त कोर्स मटेरियल भी अवेलेबल कराते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। पर्यावरण अध्ययन में कुछ भी पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होता है। मूल्य पर्यावरण अध्ययन का अटूट अंग है। या डी, पर्यावरण अध्ययन एक एकल विषय है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, पर्यावरण अध्ययन एक एकल विषय है। यह पर्यावरण अध्ययन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय जीवन का विकास घर के जीवन से ही होना चाहिए, यह कथन है फ्रेडरिक फोरवेल का, मारिया मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का या श्री अरविंद का? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक फोरवेल। अगला प्रश्न है, जहाँ तो हो सके सीखने की प्रक्रिया सुखद हो ना कि थका देने वाली, यह कथन है फ्रेडरिक फोरवेल का, मारिया मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का या श्री अरविंद का? तो इसका सही उत्तर है बी, मारिया मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक चिंतन बच्चे के संपूर्ण विकास एवं बच्चे की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर देता है, यह कथन है फ्रेडरिक फोरवेल, मारिया मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी या श्री अरविंद? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शोध द्वारा स्थापित किया हुआ कि बच्चे सीखते हैं वास्तविक जीवन के संबंधों से, कुछ करके, अपने इर्द गिर्द के वातावरण से या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, अर्थात उपर्युक्त तीनों बिंदुओं के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख प्रकरण हैं परिवार एवं मित्र, भोजन तथा आवास, जल एवं यात्रा, उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर हम नजर डालते हैं। श्री अरविंद के अनुसार बच्चा वयस्कों की अपेक्षा आसानी से सीखता है, व्याख्या कीजिए। तो श्री अरविंद के अनुसार बच्चा बहुत आसानी से सीखता है क्योंकि उसे यह प्रकृति से उपहार मिला है, लेकिन वयस्क क्योंकि वो अन्यायी होते हैं, प्रकृति के उपहारों की अवहेलना करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को उसी प्रक्रिया से सीखना पड़ेगा जिससे वे सीखे हैं। हम बलपूर्वक मानसिक पोषण पर दबाव देते हैं तथा हमारे पाठ एक प्रकार से जुल्म बन जाते हैं।
यह इंसान की अन्यायपूर्ण तथा व्यर्थ गलतियों में से एक है। अब कई शताब्दियों से शिक्षाविदों तथा रुचि लेने वाले अभिभावकों ने बच्चों की अधिगम शैली को समझने के लिए उनके व्यवहारों तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह शोध का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। शोध से यह सामने आया है कि बच्चे सीखते हैं प्रणों से अलग तरीक़ों से, वास्तविक जीवन के संदर्भों से, करके देखने से, अपने इर्द गिर्द तथा पर्यावरण से, तथा अपने पर्यावरण के अनुभवों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण करके। तो बच्चों और बड़ों के अधिगम के तरीके अलग अलग होते हैं। प्रौढ़ अधिकतर ज्ञानात्मक पद्धति से सीखते हैं, जिसमें अवधारणाओं, नियमों, समस्याओं के समाधान तथा विषय वस्तु पर प्रवीणता पर जोर दिया जाता है। वयस्क की आवश्यकता उसके अधिगम क्षेत्र का निर्धारण करती है। वह इसी निश्चय के साथ सीखते हैं तथा ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि बच्चा कभी गंभीर अधिगम करता नहीं होता। परिस्थितियाँ उसे इर्द गिर्द के पर्यावरण की शक्तियों के साथ संबंध बनाकर ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रभावित करती हैं। भावात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि प्रेरणा तथा रुचि पैदा कर छोटे बच्चों में व्यवहारिक बदलाव लाया जा सकें। वास्तविक जीवन के संदर्भों पर बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक क्रियाकलाप में लगाने, आसपास के पर्यावरण को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयोग में लाने तथा उन्हें अपने पर्यावरण के अधिगम अनुभव देने पर जोर होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि श्री अरविंद के अनुसार बच्चा वयस्कों की अपेक्षा आसानी से सीखता है। इसकी हम लोगों ने व्याख्या की। अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है, पर्यावरण अधिगम के शिक्षक होने के नाते आप बच्चे के इर्द गिर्द के पर्यावरण को अधिगम के साथ कैसे जोड़ेंगे? आप इसका उत्तर है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे के इर्द गिर्द के पर्यावरण विद्यालय एवं समुदाय को सृजनात्मकता से प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करें। पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रित विषय है। यह इसलिए कि विद्यार्थी हमेशा वास्तविक जीवन की घटनाओं में कार्यरत है तथा वह सब कुछ देख रहा है और सीख रहा है जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधा नहीं है, बल्कि सीमाओं से परे है। दूसरा है, वास्तविक जीवन की क्रियाओं एवं अनुभवों से सीखना बच्चों की अधिगम का काफ़ी प्रभावी तरीका है। विद्यालय एवं स्थानीय पर्यावरण को अधिगम का आधार बनाकर हम इस बात की विश्वसनीयता कि बच्चे प्राकृतिक तौर पर सीखने के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए उनके अधिगम ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि हो रही है। तीसरा, ऐसा कहा जाता है कि जो अधिगम अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण एवं वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्राप्त किया हो, वह व्यक्ति के साथ लंबे समय के लिए रहता है। ऐसे अधिगम को याद रखना तथा आगे के जीवन में प्रयोग करना भी आसान होता है। सामाजिक संदर्भ को शिक्षण में लाइए तथा कक्षा एवं उनके व्यवहार, सहभागिता एवं सहयोग आधारित अधिगम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। तो यह एक अध्यापक होने के नाते आप अपने बच्चे के इर्द गिर्द के पर्यावरण से आप उनको परिचित करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन के उदाहरण लेकर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है कैसे? आप वास्तविक जीवन के ऐसे कौन कौन से उदाहरण लेंगे ताकि आप अपने अध्ययन को, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें, बच्चे उससे अधिक अधिगम कर सकें, लर्निंग कर सकें? इसका उत्तर है, कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरण लेकर आने की शैक्षिक पद्धति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बहुत प्रभावशाली है। इसके कई लाभ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय तरीके से। विशिष्ट उदाहरण पर्यावरण शिक्षण अधिगम का काफ़ी प्रभावशाली तरीका बन गया है, क्योंकि पर्यावरण मेरे साथ तथा मेरे इर्द गिर्द के परिवेश के साथ शुरू होता है। पर्यावरण अध्ययन अधिगम की यह पद्धति प्रभावी परिणाम को सुनिश्चित करती है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं बच्चे के पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ स्थित होती हैं, जिनसे बच्चों को यह विश्वास होता है कि आप उसे वास्तविकता से अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुस्तक में दी गई जानकारी को उनके जीवन तथा आसपास के वातावरण के साथ जोड़ने का सहायता कर रहे हैं। ऐसा करने से एक शिक्षक होने के नाते आपको संदर्भ सहित पर्यावरण शिक्षण अधिगम में सहायता मिलती है। छोटे बच्चों के समूहों के साथ आप वास्तविक जीवन पर आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा
इस प्रकार दे सकते हैं कि बच्चे घर पर माता पिता या दादा दादी के साथ तथा समुदाय में अन्य सदस्यों के साथ छानबीन में लगे रहें। यही कारण है कि जब आप एनसीईआरटी की पर्यावरण की पाठ्यचर्या पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसकी शैक्षिक व्यवस्था जाल की भांति है, चूँकि 3 वर्षों में बाहर की तरफ फैलता है। धीरे धीरे बच्चे की अपने संसार के प्रति समझ बढ़ती है। स्वयं अपने से लेकर परिवार, पड़ोस, मोहल्ले तथा फिर देश भी। इस प्रकार जब बच्चा 5वीं कक्षा में आता है वो अपने आप को एक बड़े संदर्भ में देख पाने के योग्य हो जाता है कि वो समुदाय का, देश का हिस्सा है जो इस संसार में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित एवं समकालित पद्धति तथा पर्यावरण अध्ययन अधिगम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बाल केंद्रित एवं समाकलित पद्धति द्वारा शिक्षण प्रकरण जो है, इस पाठ्यक्रम जाल का विकास बाल केंद्रित परिप्रेक्ष्य प्रकरणों को, जो कि सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के साझे मुद्दे से संबंधित है, हेतु ध्यान में रखकर किया गया है। कक्षा 3 से 5 तक का पाठ्यक्रम 6 सामान्य प्रकरणों को लेकर किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, जिसमें संबंध, काम तथा खेल, जानवर तथा पौधों का अध्ययन करना है। दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, 5वां यात्रा, 6वां चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। वास्तव में यह पाठ्यक्रम बच्चों को कुछ क्रियाकलापों के संसार में भी ले जाता है। एक अंतरिक्ष यान में बिठाकर धरती के उस पार बाहर की दुनिया में, जो कि बच्चे को समझ से परे है, फिर भी वास्तव में उसके लिए लुभावना है। इस प्रकार उदाहरण के तौर पर भोजन पर प्रकरण कक्षा 3 में भोजन पकाने तथा परिवार के संग खाने से हम क्या खाते हैं, अन्य लोग क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं इत्यादि से शुरू होता है। कक्षा 4 में यह इस बात पर पहुंच जाता है कि भोजन कैसे उगाया जाता है, बच्चों ने कौन कौन से पौधे देखे हैं तथा भोजन हमारे पास कैसे पहुंचता है इत्यादि। 5वीं कक्षा में बच्चे यह चर्चा करते हैं कि इसे कौन उगाता है, किसान किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे भूख को, तड़प के यथार्थ को तथा उन लोगों की हालत को भी समझ पाते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता है। इसके साथ जो भोजन खराब हो जाता है, वे प्रकरण में भोजन के खराब होने एवं इसके संरक्षण के बारे में जान जाता है। भोजन संबंधित आदतों में बदलाव तथा फसलों की पैदावार, दादा दादी के अनुभवों को सुनकर बच्चे सीख जाते हैं। अंत में हमारा मुंह, स्वाद एवं भोजन का पचना में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार भोजन को चबाने पर लार उसे मीठा बना देती है, जबकि पौधों के लिए भोजन में कोई खाने वाले विचित्र पौधों से भी परिचित करवाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाल केंद्रित एवं समाकलित पद्धति द्वारा शिक्षा किस प्रकार से कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट करना है। दोस्तों, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का आप पाठ पढ़ेंगे, आपकी क्या क्या भूमिका होगी, आपको क्या करना है। इसके अलावा इसमें एक द्विगुत्री प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक संयुक्त विषय के रूप में मुख्य विशेषताओं की सूची बनाकर उनका वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन एक संयुक्त या मिश्रित विषय के रूप में इसको आपका अध्ययन करना है। पर्यावरण का अध्ययन संदर्भित होता है। पर्यावरण अध्ययन अध्येता केंद्रित होता है। कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स आएंगे। और मूल्य पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य घटक है। तो दोस्तों, यह मुख्य बिंदुओं का आपको इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूरा स्पष्ट करना है, उसको लिखना है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल NIOS गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारी मेल ID niosjhansi@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे WhatsApp नंबर को 8707424046 पर हम संपर्क कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.niosguru.in से इस लेसन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, किस प्रकार से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको प्राप्त करें, अपना अध्ययन करें। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।